12वीं में रसायन में हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ रहे थे। तो उपसहसंयोजक यौगिक में संकुल यौगिक में उनमें संकरण की चर्चा कर रहे थे। तो एक और यौगिक है COFeCN6 COF6 3 आयन कोबाल्ट आयन है। नाम पढ़ेंगे तो आपका है हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट। 3 आयन आएगा नाम IUPAC में। तो कोबाल्ट 3 आयन का कोबाल्टिक आयन का हमको संरचना बताना है। आप सभी जानते हैं कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s 4p। तो यहाँ तक 28 होता है शायद। 6 4 10 8 18 और 2 20 और 7 27। ये रहा आपका कोबाल्ट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यदि हम बात करेंगे इनके अंतिम कोष की लेने की, तो CO सामान्य अवस्था ले लीजिए। CO परमाणु सामान्य अवस्था। लास्ट ब्लॉक को बना लो आप लोग। थ्री डी 4s और 4p। ठीक है आप लोगों का। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये खाली रहेगा आपका 3d 4s 4p। अब आप लोगों का कोबाल्ट सामान्य अवस्था। अब कोबाल्ट 3+ आयन का बना लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 और 1 3 गायब होगा आप लोगों का। 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में निकल जाएगा। ये आप लोगों ने पहले भी क्लियर किया। इससे पहले मैं आंतरिक कक्षक संकुल में बात करते आया हूं कि लिगेंड जब पास आता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। 6 लिगेंड है। 3 4 इसका युग्मन हो जाएगा 5 6। ऐसे लगता है कि D2sp3 संकरण होगा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा बेटा। मैंने दोनों का डिस्कस किया था, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल में। तो बाह्य कक्षक संकुल स्पष्ट नहीं था, इसमें कई बार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। कारण आपको देना है कि फ्लोराइड आयन है, 1- आयन है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यहाँ 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो अब 6 लिगेंड है तो 6 कक्षक चाहिए। तो 6 कक्षक चाहिए तो ये D कक्षक को लेगा, अगले D कक्षक को लेगा 4D। आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक 4D। तो इसके आगे आप लोगों को मेंशन करने हैं कि फ्लोराइड आयन दुर्बल लिगेंड है, अतः यहाँ B कक्षक के 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। ठीक है। तो अब कौन कौन से कक्षक संकलित होंगे? एक 4s कक्षक, 3 4p कक्षक और 2, क्योंकि 6 लिगेंड है,
दो 4D कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके निश्चित रूप से sp3d2 संकरित कक्षक बनाएंगे 6। आकृति वही होगी अष्टफलक की, चिंता करने की बात नहीं है। तो अब आप लोग आ जाइए, लिखने के बाद कि इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3d2 संकरण होगा। तो आ जाइए Cu3 प्लस संकरित अवस्था, संकरित अवस्था। तो इसी को सुधार देता हूं बेटा मैं, ये आयन की जगह संकरित अवस्था, अवस्था यही सुधार दिया। तो इनमें संकरण होगा बेटा sp3d2 संकरण हुआ। अब इस संकरित कक्षक को, रिक्त संकरित कक्षक को फ्लोराइड आयन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। स्पष्ट है कि अणु की प्रवृत्ति, संकुल आयन की प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होगी और आकृति बनाना चाहे बुक में दिया नहीं है, अष्टफलकी ही आएंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुछ यौगिकों की संरचना यहाँ पे देखे हैं। एक और यौगिक की संरचना दिए हैं इसी प्रकार आप लोगों के, कॉपर टेट्रा एमिनो कॉपर आयन की दिया हुआ है, कॉपर 2 आयन की दिया हुआ है। विशिष्ट संरचना है, आप लोग इसको बुक से देखेंगे। अब इस चैप्टर में एक ही रह गया है, संकुल आयन का अपन हम लोग अनुप्रयोग या उपयोगिता देखेंगे कि रसायन में संकुल आयन का क्या महत्व है या कहाँ कहाँ पे आप लोगों का संकुल आयन उपयोग में आते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे, संकुल यौगिकों का महत्व लिखें, संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग लिखें या संकुल यौगिकों का की उपयोगिता बताइए। तो पहला उपयोगिता बता रहा हूं गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में। आपको पता है आवर्त सारणी में जितने भी समूह में तत्व हैं, पहले समूह के तत्व गुणों में समानता रखते हैं, दूसरे तत्व समूह के तत्व गुणों में समानता रखते हैं, तीसरे समूह के तत्व गुणों में समानता रखते हैं। बहुत कम अंतर रहता है इनके गुणों में। तो पहले एक ही समूह के तत्व के यौगिकों में चूंकि गुणों में लगभग समानता होगी, उसको पृथक करना हो तो अपन संकुल यौगिक बनाकर पृथक कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो आसानी से संकुल यौगिक में बना लेगा और जो कम क्रियाशील होगा वो संकुल यौगिक नहीं बनाता। जैसे कि इसने आप लोगों का दिया है, प्रथम समूह में यदि Ag प्लस आयन और ये आवर्त सारणी समूह वाला नहीं है ना, गुणात्मक समूह का जो आप प्रैक्टिकल में पढ़े हो, अम्लीय और क्षारीय वाला, छठा समूह ऐसे करके आवर्त सारणी का समूह नहीं जाएंगे। ये प्रथम समूह में ये आप लोगों के तत्व हैं। मान लीजिए कि इनका क्लोराइड का मिश्रण है, तो इनका क्लोराइड का मिश्रण है और इस मिश्रण में यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला दिया जाए तो जो सिल्वर का क्लोराइड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके संकुल बना लेता है और संकुल बनाने के कारण वो आप लोगों का विलय हो जाता है और अवक्षेप के रूप में आप लोगों का मर्क्यूरस क्लोराइड अलग रह जाता है। छानेंगे तो अवक्षेप अलग हो जाएगा, क्लोराइड आप लोग अलग कर लेंगे। समीकरण करना चाहेंगे तो AgCl प्लस Hg2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको ट्वाइस कर लेंगे तो ये आप लोगों का बनेगा AgNH32Cl प्लस Hg2Cl2। समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है,
हम बहुत ऊपरी चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का संकुल यौगिक नहीं बना है, ये ज्यों का त्यों रहा आप लोगों का, और जो सिल्वर क्लोराइड है वो संकुल यौगिक बना दिया और विलय हो गया, विलयन में आयन के रूप में विलय हो जाएगा। नए प्रकार के आयन बनाएंगे, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये अवक्षेप के रूप में आपका उपस्थित रह जाता है। छानोगे तो आप लोगों का मर्क्यूरस क्लोराइड और आप लोगों का सिल्वर क्लोराइड दोनों आसानी से आप लोगों के पृथक हो जाएंगे, ठीक है। ये गुणात्मक विश्लेषण में। अगला करेंगे आप लोगों को अयस्क के शुद्धिकरण में, अयस्कों के शुद्धिकरण में। तो अयस्क में, अयस्क आप लोग जानते हैं जिसे धातु का निष्कर्षण करते हो, अयस्क के शुद्धिकरण में। तो मान लीजिए अपन बॉक्साइट अयस्क लेते हैं, Al2O3 होता है, इसमें प्रायः लोहे के ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है, सेम इसी तरीके से Fe2O3 की अशुद्धि पाई जाती है। अब इसको अलग करना रहा, शुद्धिकरण करना होगा अयस्क को, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला देते हैं, NaOH विलयन मिला दिया जाता है। तो NaOH विलयन मिलाने पर एल्यूमिनियम है आप लोगों का NaOH विलयन के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक बना लेता है। तो जाहिर है संकुल यौगिक बनाएगा तो ये विलय हो जाएगा और छेद के रूप में अलग हो जाएंगे। अब इसके संकुल यौगिक, संकुल को अलग कर लेंगे, छानने के बाद अलग हो जाएगा। यदि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके जल की मात्रा मिला दिया जाए, जो भी संकुल यौगिक बना है एल्युमिनियम का ऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसमें जल मिला दिया जाए तो Al2O3 अलग से अवक्षेपित हो जाता है, अलग से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग अयस्कों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे ही आप लोगों का आ जाएगा तीसरा, धातु के निष्कर्षण में। 4-5 लिख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं आता है। धातु के निष्कर्षण में, चूंकि धातुओं का पृथक्करण आपके कोर्स में नहीं है तो इसमें था नहीं, तो एक साइनाइड विधि आता है, सिल्वर अयस्क से सिल्वर को प्राप्त करने की साइनाइड विधि आता है। उसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर का जो अयस्क रहता है, जो भी सल्फाइड अयस्क है सिल्वर का, उसको सोडियम साइनाइड विलयन में डालते हैं और संतृप्त विलयन बनाते हैं। ऐसा करने से सिल्वर का साइनाइड के साथ संकुल यौगिक बन जाता है, जैसे कि आपका AgCa प्राइस मान लीजिए कि, तो इस प्रकार से आप लोगों का सिल्वर का संकुल यौगिक बन गया। सिल्वर के अयस्क को जैसे ही हम किसमें डाले, अपन सोडियम साइनाइड विलयन NaCN विलयन में डाले हैं, संतृप्त यौगिक बनाए, घोल कर कुछ घंटे तक रख देते हैं मार्क, तो मैकआर्थर फॉरेस्ट विधि भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से सोडियम का सिल्वर साइनाइड का संकुल यौगिक बन जाता है। आपके बुक में जिंक में दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं, अब जिंक चूर्ण मिला देते हैं, जिंक के छोटे छोटे दाने मिला देते हैं। चूंकि जिंक सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक सिल्वर को हटा देता है, उसके जगह चला जाता है, मतलब जिंक का संकुल यौगिक बन जाता है और सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो ये सूत्र आप लोगों को मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपके बुक में सिंपल ही दिए हुए हैं। आप लोगों का AgCN2, इसमें जिंक चूर्ण मिलाएंगे, क्योंकि जिंक में 2+ होता है इसलिए ट्वाइस करेंगे, तो ये यौगिक बन जाता है बेटा Na2ZnCN4। CN 2 बार करके 4 हो गया, ठीक है, Na 2 हो गया, जिंक है और आप लोगों का सिल्वर है यानी कि चांदी है, वो अलग हो जाता है और छेदित हो जाता है। तो इस प्रकार से धातु के निष्कर्षण में भी हम लोग यूज कर सकते हैं
किसका? संकुल यौगिक बनने के अनुप्रयोग का। अब हम बात करेंगे फोटोग्राफी में भी दिया हुआ है। तो फोटोग्राफी का जो फिल्म होता है जिसको रील बोलते हैं, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होता है, AgBr का लेप लगा रहता है। ठीक है। अब यदि इस फिल्म को डेवलप करते हैं, पहले बनाते थे निगेटिव, डेवलप करते हैं, तो इसको सोडियम थायोसल्फेट के घोल में मिला देते हैं, जिससे सिल्वर अपचयित हो जाता है और फिल्म है डेवलप हो जाता है। अगला बात करेंगे पौधों में भी। पौधे अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, संकुल यौगिक का। मान लीजिए कि पौधे को आयरन की जरूरत है, तो मिट्टी में जो आयरन रहता है उसको पौधा सीधा सीधा ग्रहण नहीं कर सकता, तो इसको आयरन की कमी में पौधों की पत्ती हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो इसको आयरन देना हो तो दवाई के रूप में अपन देते हैं एफी-एट्टा, लोहे का एट्टा वाला संकुल, एथिलीन डाइएथाइल टेट्राएसीटेट वाला। तो यहां से पौधा लोहे को आसानी से ग्रहण कर लेता है संकुल यौगिक। ऐसे ही विष उपचार में भी करते हैं, पौधों में और विष उपचार में भी आप लोगों का प्रयोग होगा। तो विष उपचार में अपन प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, लेड से संबंधित जहर खा लिया है। सीसा जहरीला पदार्थ है, मालूम है, सीसा से संबंधित उसने जहर खा लिया है। ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर किसी जहर का इलाज तभी कर पाएगा जब उसको मालूम है कि आपके बॉडी में कौन सी जहर है, तब वो एंटीडोज देगा और आपका इलाज कर पाएगा। और डॉक्टर को यदि नहीं पता कि आपके शरीर में कौन सा जहर है तो इलाज नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी बॉडी में लेड चला गया है, सीसा चला गया है, पीबी चला गया है, डॉक्टर को पता है जहरीला पदार्थ है, तो आपको कैल्शियम एक्टा संकुल दवाई के रूप में देगा। ये आपके बॉडी में जाएगा तो लेड आपके शरीर में जो मिला है खून में, तो लेड है कैल्शियम को हटाकर लेड का संकुल बना लेता है। कैल्शियम आपके लिए नुकसानदायक नहीं है और ये लेड एक्टा है वो आपके यूरिन से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से विष उपचार में भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, कल नया चैप्टर देखेंगे।